सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तक पिछले 8 लेक्चर में हमने काफी ज्यादा, मुझे लगता है 90 प्लस हमने कर लिया है कवर कोर्स। अब देखो, ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है और थोड़े से खुश भी हो जाओ। क्यों? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। आखिरकार आपको लगेगा अरे वाह, सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर जो था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, जो आपको लग रहा है, क्योंकि अभी तक आपने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है। अभी रुको, जरा सबर करो, अभी आगे और भी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने थर्मोडायनेमिक्स से पहले तक देखा होगा तो ये सबसे बड़ा चैप्टर था आपके लिए अभी तक। तो आपको थोड़ी सी खुशी या थोड़ी सी राहत तो मिली होगी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, चलो मजा आ गया, इतना बड़ा चैप्टर था हमने खत्म कर लिया। बट एक चीज ध्यान रखना, देखो, ये चीज अच्छी है कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपसे होने भी चाहिए। वो क्वेश्चंस होंगे तभी मजा आएगा ना, तभी पता चलेगा जो तैयारी की थी वो कितनी अच्छी की थी या वो कितना बेहतरी पड़ जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज की इस वीडियो में या आज के इस लास्ट लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं करवाने वाला हूं। अगर आपने पिछले 7-8 लेक्चर देखे हैं ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो 2 पार्ट आज मैं करवाने वाला हूँ, ये आपको लगेगा बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल इजी है। ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ था ही नहीं। अभी तक जो हम पढ़ के आए वो कितना डिफिकल्ट था। मतलब अगर आप बात करो स्पेक्ट्रम की, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, वो तो बहुत डिफिकल्ट था। और एनर्जी फॉर्मूलाज हमने याद किए, ठीक है, वेवलेंथ के लिए हमने काफी सारे फॉर्मूलाज याद किए। क्वांटम नंबर हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 7 में। तो वो सब चीजें कंपैरेटिवली दिस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन ये कुछ नहीं है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल। दोनों ही बहुत ही सिंपल चीजें हैं। मैं बता रहा हूं कि जिसको कुछ नहीं आता उसको भी ये आता है, इतना आसान है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके चैप्टर के, इस चैप्टर के सबसे डिफिकल्ट मैं कहूँ टॉपिक्स थे या सब टॉपिक्स थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं बहुत ही इजी इजी चीजें। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था। अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लो। वैसे ऑफ बाउ प्रिंसिपल मैक्सिमम बच्चों को आता भी है, ऐसा बहुत ही रेयर मिलता है देखने को कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल बच्चों को नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंपल चीज है। और मुझे लगता है जो सिंपल सिंपल चीज है वो क्लास 11 के बच्चे को समझ आ जाती है। थोड़ा सा दिक्कत ये आती है ना, आप क्लास 10th से 11th में आते हो तो जो ये ट्रांजिशन होती है, उस ट्रांजिशन में बच्चे को दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे को आदत होती है कम पढ़ने की। क्लास 10th का अगर आप सिलेबस देखो, क्लास 11th का आप सिलेबस देखो, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। वहां पर आप क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते थे, है ना, यही होता था ना। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर होते थे, यहाँ पर कितने हैं वो देख लो। और एक चैप्टर, वो चैप्टर का नंबर नंबर ऑफ चैप्टर्स मत देखो, ये देखो यहाँ का जो एक चैप्टर है वो 10th के 2 या 3 चैप्टर के बराबर है, ये भी तो देखो। अगर आप कंपेयर करो, यहाँ क्लास 11th का एक चैप्टर है जीओसी, या उसको भी छोड़ो, फिजिकल से ही करो, थर्मोडाइनेमिक्स को देखो, और आपने 10th के तीनों चारों चैप्टर को देख लो, कितना सिलेबस है आपको पता चल जाएगा। वो इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर हम उसको अच्छे से करें ना, अगर हम नीट और जेई लेवल पे देखें अगर थर्मोडाइनमिक्स को, इक्विलिब्रियम को, तो बहुत बड़े चैप्टर है। तो वही चीज है, 10th में ये सब नहीं था, 10th में तो इजी इजी चीजें आती थी, और सिलेबस तो कुछ था ही नहीं, आपको पता ही है, 2-3 महीने का सिलेबस होता था। अगर यहाँ से कंपेयर करें, यहाँ 2-3 महीने में 2 चैप्टर हो रहे हैं, वहां 2-3 महीने में केमिस्ट्री का कोर्स ही खत्म। तो वो चीजें बच्चे के लिए क्या है कि ट्रांजिशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। देखो, अब आपको आदत डालनी नहीं है, और खासकर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना आसान नहीं है, आई नो दैट, मैंने खुद पढ़ाई की है ना। तो मुझे भी पता है पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब मैं भी जेई की तैयारी कर रहा था तो मुझे भी लगता था कि यार इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्या, इतना ज्यादा टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी यार, इतने ज्यादा, मतलब मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है, क्या करें, आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो करना ही होगा, है ना। तो इस चीज के साथ आपको मोरल डाउन नहीं करना है, और बिल्कुल एक तरीके से होता है ना, मोटिवेट रह के, सेल्फ मोटिवेट रह के आपको आगे बढ़ना है। अगर आप सेल्फ मोटिवेट रह के आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आप दुनिया से अलग हो जाओगे।
दुनिया तो जैसी चल रही है वैसी चलेगी, लेकिन आप अलग चलोगे, आप भीड़ में अलग दिखोगे। वो वाली चीज आपको अपने अंदर लानी है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से, बहुत ही शांत दिमाग से आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ इस लेक्चर की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा। वो तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि डिजिटल है, ऑनलाइन लेक्चर है। क्लास में तो होता ही है, आप लोग करते ही हो, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको शांत रहना है, अपना कॉपी पेन निकालना है, बैठना है, और जो मैं बताता जा रहा हूँ वो लिखते रहना है। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको समझ भी आएगा अच्छे से। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो आपको कोई भी टीचर हो नहीं समझा सकता। अगर आप नहीं समझना चाहोगे तो कितना भी अच्छा टीचर हो वो आपको नहीं समझा पाएगा। ये मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ। ठीक है, चाहे तो अप्लाई करके देख लो। अगर आप भी आगे जाके टीचर बनोगे आप भी ये चीज फेस करोगे। अगर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप उसको कैसे पढ़ा लोगे? समझ रहे हो ना? तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ खुद के लिए सोचना है कि मेरा एक सपना है, मुझे वो पूरा करना है। और उसे पूरा करने के लिए या उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे यहां पर बैठकर पढ़ना होगा, मुझे यहां पर बैठकर तैयारी करनी होगी। ठीक है, सही है। चलो बहुत हो गया आज का ज्ञान। अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला लेक्चर खत्म करके दूसरा जो हमारा पढ़ाई का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बिल्कुल आराम से समझना है। किसने दिया था? वॉल्फ्गैंग पॉली ने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में। ठीक है, किसी एटम में। अच्छा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, अब ये मत बोलना नहीं निकालते। जैसे कार्बन है, 6C12 वाला ले रहा हूं। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है? 6। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 - 6, न्यूट्रॉन भी 6 है। तो ये तो आपको पता है ना, कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया है ना? हाँ ठीक है, चलो इसको हटाओ। तो देखो, किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन है, वो कभी भी एक साथ सारी की सारी क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते। आपने कहा ऐसा क्यों हो सकता है कि उनकी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देके। सपोज करो 3s ऑर्बिटल है, 3s। ठीक है, अब इसके लिए मुझे एक चीज बताओ, एन की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। 3 होगी, सही है। एल की वैल्यू क्या होती थी एस के लिए? मैंने आपको याद करने का तरीका बता रखा है, फिर से बता देता हूँ अगर आप वीडियो में नए हो तो। यहाँ पर मैं एल की वैल्यू लिखता चलूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, S P D F। तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो देखो एस के लिए होती है 0, पी के लिए होती है 1, और डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। तो यहाँ एस है तो एल क्या होगा? 0। और एम की वैल्यू क्या होती है? अगर एल 0 है तो एम भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये -L2 + L चलता है। ठीक है, अब इस तरफ देखो, दो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो 3s2 था, सपोज करो 3s2 है, मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। पहले का मैंने लिख लिया, अब दूसरे का भी देखो। n = इसमें भी 3, एल की वैल्यू इसमें भी 0, एम की वैल्यू इसमें भी 0 हो जाएगी। यहां तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, यहां तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब आगे देखना, जब मैंने स्पिन क्वांटम नंबर देखी, तो स्पिन क्वांटम नंबर जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था इसकी दो वैल्यूज आ सकती है, या तो +12 या -12। यानी किसी भी ऑर्बिटल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ये क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक +12 और दूसरा -12। तो यहां पर देखो, एक की वैल्यू हो जाएगी +12 और दूसरे की वैल्यू क्या होगी? -12 होगी। अब इसको चेक करके देखो, क्या इन सब क्या इन दोनों में क्वांटम नंबर सेम है? यहां तक तो सेम है, 3 तक। ठीक है, m = 0, m = 0, यहां तक ठीक था। लेकिन जैसी बात हमने s की यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की
तो हमें क्या देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। एक प्लस हाफ है और दूसरा माइनस हाफ है। तो इससे हमें क्या आइडिया मिला, इससे हमें यह आइडिया मिला कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन की चारों सेट क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। और यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पढ़ो एक बार और इसको चेक करो, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा जल्दी से हुन्स रूल भी समझ लेते हैं। पॉली एक्सक्लूजन आपको समझ आ गया, आप देखो हुन्स रूल भी आपको समझ आ जाएगा। इसको हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी हम समझेंगे। देखो सबसे पहले, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द orbitals in a subshell until each orbital is occupied by one electron with parallel spin. Hund's rule is an empirical rule, determines the lowest energy arrangement of electrons. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैं तब तक नहीं कराऊंगा जब तक उस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दूं। जैसे कोई है 3d5, ठीक है, तो पेयरिंग कैसे होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, ऐसे ही करते थे ना। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना यहां पर। अगर मैंने सपोज करो 3 यहां भरे और 4 5 ऐसे भर दूं, तो क्या ये गलत है। अगर मैं पेयरिंग ऐसे करवा दूं तो क्या ये गलत होगा, हाँ बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि हुन्स रूल कहता है कि अगर मुझे पेयरिंग करवानी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। यानी यहां पर कितने थे, 5 ऑर्बिटल थे, यहाँ पर पांचों में क्या करना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट होगा जाके, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। अब आगे जब आप 12th क्लास में आओगे, आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर आप लिगेंड्स पढ़ोगे, लिगेंड्स पढ़ोगे, तो आप उसमें देखोगे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो पेयरिंग करा देता है। तो वो वाला केस अभी आपका क्लास 11th में नहीं आएगा, इसीलिए अभी तक आपको ये समझ के चलना है। वहां पर चीजें बदलेगी, क्योंकि केमिस्ट्री में चीजें बदलती है ना। आपको पता है ना केमिकल रिएक्शंस क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो यानी क्या है, न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं ना, तो चीजें बदल रही है ना। तो केमिस्ट्री भी ऐसी है, चीजें बदलेगी। क्लास 12th में आओगे ना, आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो चीजें बदलेगी, लेकिन अभी फिलहाल इस चैप्टर के हिसाब से यही चीज है कि आपकी जो पेयरिंग होगी ना इलेक्ट्रॉन की, वो 1 by 1 होगी, ऐसे समझो 1 by 1 होगी। जैसे इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ। अब अगर 6 आ जाए, अगर मैं 3d5 को छोड़ के लिखूं 3d7, फिर कैसे होगी। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, तो 6 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और 7 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो वही देखो 1 by 1 हो रही है पेयरिंग। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया ही है पेयरिंग का, कि पिछली वीडियोस में थोड़ा बहुत मैं आपको करके दिखा चुका था क्रोमियम और कॉपर का। अब मैंने बताया था इसके लिए अभी हम आगे और स्टेबिलिटी वाला पार्ट करेंगे, और वो भी आज करेंगे, आप टेंशन मत लो, वो मैं करवाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आप ये समझो, ठीक है। अब एक दो ले लें एक्सेप्शन, या पहले कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ फिर लेता हूँ मैं एक्सेप्शन वाला पार्ट। पहले आपको इजी करवाते हैं, फिर आपको डिफिकल्ट पे लेके जाएंगे। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की दी हुई है, ठीक है। सोडियम आपको पता है 11 होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब इसकी हम पेयरिंग देखते हैं। देखो 1s2 में आए 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में आए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है चलो। 2p6 में भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, आपने कहा ठीक है, 6 थे, 6 के 6 भर दिए बस। 3s1 में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप यहां पर देखो तो ये पूरी की पूरी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यानी 3s1 से पहले पूरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों है, क्योंकि हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना। यहां देखो, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, और p6 के px वाले में भी दो, py वाले में भी दो, और इसमें भी दो। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि p के हर ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यानी ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है।
और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ अगर मैं इसको हटा दूं तो एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो यहाँ कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और 10 इलेक्ट्रॉन बचे यानी एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है? नियोन का होता है। बोलो हाँ कि ना, बोलो ना जल्दी। नियोन का होता है ना एटॉमिक नंबर 10, और नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं नियोन 3s1। बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, नियोन 10 3s1, यानी कि इसका क्या हो गया? 11 हो गया। समझ में आ गया सोडियम? यानी कहीं अगर ऐसे लिखा हो कि नियोन 10 3s1, इसका मतलब आप समझ जाओगे ना कि ये सोडियम है। कैसे? क्योंकि 10 इसके हैं और एक इसका 11, और 11 किसका होता है एटॉमिक नंबर? सोडियम का। ऐसे ही आगे हम आर्गन को यूज करेंगे। 18 20 से लेकर के 30 वालों में हम आर्गन को यूज करते हैं, ये याद रखो। इवन 33 35 तक भी करते हैं, क्योंकि 36 पे क्रिप्टन आता है ना, तो वहां तक हम आर्गन को यूज करेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख के दिखाऊं आपको। सपोज करो स्कैंडियम ही है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? पूरा लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1? उससे बेटर क्या है मैं आर्गन लिख दूं। तो बेटर क्या है मैं आर्गन लिख दूं। 18 आर्गन का 18 होता है। अब 18 तक आर्गन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बताओ। आर्गन 18 की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती है। जितनी भी नोबल गैस है ये स्टेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, फुल्ली फिल्ड होते हैं, है ना? पता है ना आपको फुल्ली फिल्ड का मतलब? अरे इसका मतलब ये हुआ ना, लास्ट वाला देखो 3p6। वैसे तो ये सारे भी फुल्ली फिल्ड है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, छह दो, और इसमें भी पी में 6 हो सकते हैं ना, तो 6 के 6 फिल्ड है। क्या यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे ना। तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर स्कैंडियम का देखते हैं। स्कैंडियम का होता है 21। इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री, नहीं नहीं, 4s2 3d1। बताओ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना? क्या दिक्कत है इसमें अगर मैं ऐसे लिख दूंगा? अब ऐसी एक और देखो। आर्गन 18 के बाद क्या देखेंगे? एक देखते हैं एफी, फेरस की। फेरस 26 वाला, एक सेकंड। यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर्गन 18 4s2, कितने हो गए? 20, और कितने चाहिए? 6, तो यहाँ 3d में आ जाएंगे, 3d6। बताओ सही है कि नहीं? तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। जैसे यहाँ एक और स्कैंडियम का ही दे दिया एग्जांपल। अभी अभी हमने देखा किससे लिखते हैं? आर्गन से लिखते हैं, आर्गन से। और आर्गन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 18 होती है। ये आपको पता है ना? ठीक है। तो आर्गन 3d1 4s2। अब आप कहोगे कि 4s2 को पहले क्यों लिखा, 3d1 को क्यों पहले लिखा? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आर्गन 4s2 3d1 लिखोगे तो भी एक ही बात है, और नहीं लिखोगे तो भी एक ही बात है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लिख सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम कई बार देख लेते हैं n+l रूल से। अगर आप n+l रूल से देखोगे तो 3d के लिए कितना आएगा? n+l रूल, n हो गया 3, और d के लिए l कितना होता है? 2, तो n+l रूल से 5। तो ये पहले आना चाहिए ना, तो पहले कौन आएगा? 4s का, क्योंकि n+l 4 ही है, क्योंकि l 0 होता है इसके लिए। तो n+l रूल से 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। लेकिन हम कई बार 3d को भी पहले लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना 4s2 3d1, और यहाँ लिखा है 3d1 4s2, एक ही बात है। समझ गए? तो कंफ्यूज नहीं होना है देख के। बाकी क्रम से यही लिखेंगे 4s2 3d1। सही है। अब यहाँ देखो, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, 4s2 में वो है। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? n1। अब अगर मैं इसकी स्पिन निकालूंगा, इसकी स्पिन निकालूंगा डी वाले की, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो या तो वो प्लस हाफ है या फिर वो माइनस हाफ है। या तो वो प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। दो ही वैल्यू होती है स्पिन की। कितनी? दो ही वैल्यू, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। समझ गए?
ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं। अब आ जाते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर। देखो, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं। अब मैं आपको ऐसी चीजें दिखा दूंगा कि आपको लगेगा कि यार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही क्यों आती है। मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, आज फिर बताऊंगा। और आज मैं इसको ये भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। मैंने पिछले में भी थोड़ा सा बताया था, आज उसको और ज्यादा खोल के समझाएंगे। ठीक है। जैसे मेरा आता है पहला 24 क्रोमियम, एक होता है 29 कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको कल बता चुका हूँ, इसलिए आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। अब तो आर्गन 18 से लिख सकते हैं। अब तो आर्गन 18 आपको पता चल गया ये क्या होता है। ये देखो ना, आर्गन 18। जैसे आप भूल जाते हो जल्दी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब तो पता चल गया ना। यहाँ क्या आएगा, आर्गन 18 4s1 3d5। आपको ये मत बोलना कि ये 4s2 3d4 हो जाएगा 24 करने के लिए। ये ऐसा क्यों होता है मैंने बता दिया था, एक्सेप्शन है। अब मैं उसको वो समझाऊंगा कि क्यों होता है। यहाँ पर भी आर्गन 18 4s1 3d10 यही होता था। जल्दी एक बार चेक करो। यही है ना। अब देखो, ये D5 इसलिए बनता था, D10 इसलिए बनता था, मैंने जो कल बताया था। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो जाता है और ये फुल्ली फिल्ड हो जाता है। ये हाफ फिल्ड हो जाता है और ये फुल्ली फिल्ड। जैसे D5 का अगर मैं देखूं, और D10 का देखोगे अगर आप, ये फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। ठीक है। अब देखो होगा क्या। मैंने ये बताया था हाफ फील्ड है इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, फुल्ली फील्ड है इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो होता क्या है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। और स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। देखो सिंपल सी बात है, सिमेट्री और एनर्जी एक्सचेंज, ये दो बात आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? सिमेट्री एंड एनर्जी एक्सचेंज। अब देखो होगा क्या, सिमेट्री और एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या है। देखो, हाफ फील्ड है मतलब इसमें सिमेट्री है, फुल फील्ड है इसमें सिमेट्री है। तो क्या होगा, इसमें एनर्जी एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा। एनर्जी एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा है। और स्टेबिलिटी ज्यादा करने की वजह से ही क्रोमियम 4s1 3d5 दिखाता है, कॉपर 4s1 3d10 दिखाता है। ये बात आपको दिमाग में भेजे में घुसानी है। भेजे में घुसा लो इसको। ये देखो एक और चीज दिखाता हूँ आपको, मैं लिख के भी लाया था क्योंकि मुझे पता था मेरी राइटिंग बहुत माशाल्लाह है, बहुत लोगों को समझ आए ना आए। तो करना पड़ता है ना, बैकअप रखना पड़ता है। मैं बैकअप रखता हूँ, समझो बात को, समझ गए। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स मेक द कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। ये तो हमें अभी भी समझ आ गया। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है, दो कारण है, मैंने अभी बताया था, सिमेट्री और एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, ये याद रख के चलना। अगर पेपर में आए तो आप बता सकते हो ना कि ऐसा क्यों लिखा था, तो क्योंकि ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है। तो इससे होगा क्या, दो चीजें, सिमेट्री और एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है। और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था, आज फिर बता दी है। बार बार रिपीट करना डजंट मेक एनी चेंज। P3 P6 D5 D10 F7 एंड F14, ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या होती है, या तो हाफ स्टेबल होती है, फुल्ली स्टेबल होती है। जैसे P3 वाली कोई एक दिखाऊं, जैसे सपोज करो 3P3 किसका आता है, इससे पहले 3s2 आता है, 3s2 से पहले 2p6 आता है। देखो पूरी निकाल लूंगा अब मैं। इससे पहले 2s2 आता है, इससे पहले 1s2 आता है। अब गिनो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 3 15। 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का। अगर आप भूल भी गए होगे तो भी मैंने याद दिला दिया। समझ रहे हो ना। ऐसी ही अगर मैं एक देखूं, D5 वाला तो अभी देख लिया मैंने,
क्रोमियम का और मैंगनीज का भी आता है D5, मैंगनीज का 4s2 3d5। और अगर आप P6 का देखो तो ये तो आर्गन का भी है, आर्गन 18 का होता है ना। क्या होता है आर्गन 18 का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और आपको पता है जितनी भी नोबल गैसेज है, इनर्ट गैसेज है, वो तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वैसे भी दिखाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन क्या आती है ना बच्चों को ये क्वेश्चन करने में। बच्चे इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट खुद बना लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट खुद बनाते हैं। होता क्या है देखो, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्वेश्चन आए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है या न्यूट्रॉन निकालना है, ये आपको पहले डिसाइड करके चलना है। अगर आपको सपोज करो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हुए हैं उससे आपको एटॉमिक नंबर निकाल लेना है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिए और न्यूट्रॉन दिया है तो आपको प्रोटॉन निकालना है। प्रोटॉन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही चीज, आपको एटॉमिक नंबर पहले निकालना है। अगर आयनाइज फॉर्म में नहीं है तो एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा, पता होगा, 100% पता होगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन पढ़ो, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स, डिड्यूस मतलब निकालना है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। दो चीजें निकालनी है मुझे, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। अब देखो इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 29। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 35। और ज्यादातर केसेस में अगर आयनाइज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते थे। कब? जब जब तक वो आयनाइज नहीं है। और यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सेम मान लेंगे। तो सपोज करो उसमें प्रोटॉन भी 29 है, तो एटॉमिक नंबर मुझे जो समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा है एटॉमिक नंबर इसका 29 होना चाहिए। 29 होना चाहिए अगर इस फॉर्म में मुझे दिया हुआ है। और 29 किसका होता है एटॉमिक नंबर? आप सबको पता है ये चीज, सबको पता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा था, कॉपर। इसका होता है कॉपर का। और कॉपर का जो एटॉमिक मास होगा वो 63.5 लेते हैं। 64 मान के चलो, तो 64 में से अगर मैं 29 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 35 ही आएगा। तो 35 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, 29 फर्स्ट का आंसर हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है ना इसकी। कॉपर की क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई है, आर्गन 18। चलो पूरा लिखता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और ये एक्सेप्शन था 4s1 3d10। ठीक है। इसको एक बार चेक करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा अभी टॉपिक है, अभी और क्वेश्चन है, अभी रुक जाओ, पहले एक चीज और सिखानी थी, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें आयंस के बारे में जानना होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आयंस की ही बात कर रहा था, अगर आपने ध्यान दिया हो कि अगर आयनाइज फॉर्म में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सेम मान लेते हैं। अब आयनाइज फॉर्म आप सोच रहे होगे ये क्या होता है। अच्छा, आयंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायंस होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनायंस होते हैं हमारे जिसमें नेगेटिव चार्ज आए। पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन मतलब, सपोज करो मैं लिख रहा हूं Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। समझ रहे हो?
समझ रहे हो, ठीक है। और ऐसी एनायन मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज आए, यानी कि Cl निगेटिव, Br निगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन -2, तो ये हमारे हो जाते हैं क्या, एनायंस, जिसपे क्या है, नेगेटिव चार्ज आए, ठीक है। तो जब वो आयनाइज फॉर्म में होंगे, तब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अलग टाइप से निकालते हैं। उसमें देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी एनाइज फॉर्म होगी, जैसे सपोज करो Na पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी एक निकलेगा, वो कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल में से निकलेगा। कहां से, आउटर मोस्ट शेल से। ये हमेशा ध्यान रख के चलो, आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। तो यानी कि जो लास्ट वाली शेल होगी, शेल कैसे चेक करते थे हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, यानी एन से, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाऊं एक Na पॉजिटिव का, चलो एक मैं करके दिखाता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na की। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्लस का मतलब ये है कि वो कैटायन बना रहा है, और अगर वो कैटायन बना रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज रहा है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन, मुझे समझ आया कि एक इलेक्ट्रॉन जाना है, तो कहां से निकालेगा, बाहर वाली शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, इसमें से। तो यहां से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, और क्या बनेगी इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2p6। अब बताओ, ये स्टेबल हो गया ना। देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसीलिए Na जो है, हमारा सोडियम जो है, वो इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव क्यों बनाना चाहता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। अब आपको समझ आया। अब नेक्स्ट पेज पे हम और देखते हैं थोड़ा सा, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, यही होती है। अब जैसे ही ये मैग्नीशियम स्टेबल होना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन घटाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर तभी तो स्टेबल बनेगी, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। अब क्या हो गई, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, अब तो स्टेबल हो गया। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ऐसे एल्यूमिनियम क्या करेगा, 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 10 पे आ जाएगा, यानी नियोन, नियोन बन जाएगा एक टाइप से। क्यों, क्योंकि हमारी जो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस होती है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखती है। और ऐसे भी आप देख सकते हो ना, यहाँ सामने दिख रहा है नियॉन 10 की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसने नियॉन 10 यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे आने के लिए क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। चलो ये एल्यूमिनियम भी दिखाई देता हूँ। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सबसे पहले कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल से, यहां से, फिर यहां से। क्या बना लेगा, 1s2, 2s2, 2p6, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें बच्चों को डाउट कहाँ आता है पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि डी ब्लॉक में क्या होता है, 4s3d वाला केस आता है ना। अब देखो जैसे मैं लिखता हूँ स्कैंडियम के लिए, स्कैंडियम का होता है 21, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं आर्गन वाली लिख रहा हूँ, सबको पता ही है, आर्गन 18, 4s2, 3d1, यही होती थी, यही होती थी ना, अरे जल्दी बताओ। हाँ। अब इसमें से अगर मुझे स्कैंडियम में +1 करना हो या +2 करना हो, चलो +1 वाला केस देखूं। अगर ये +1 या +2 करेगा, तो कहां से निकलेगा, आप कहोगे 3D में से निकलेगा, लेकिन नहीं, निकलेगा यहां से। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन हमेशा जाता है। कहां से निकलेगा, 4s में से निकलेगा। और अगर मैं +2 की बात करूं, तो 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये बना लेगा आर्गन 18, 3d1। ऐसी मैग्नीज की बात करूं अगर, वैसे 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है, स्कैंडियम +3 करेगा तो सारे ही निकल जाएंगे। अभी देखो स्कैंडियम +3 करते ही ये भी गायब, बस आर्गन 18 बचा।
ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। Mn का देखो, मैंगनीज का 25 होता है, इसका होता है आर्गन 18 4s2 3d5। अब जैसे ही ये स्टेबल होना चाहेगा यानी Mn+2 करेगा, तो अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। अब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कहां से निकलेंगे, 3d में से निकलेंगे या 4s में से निकलेंगे, ये बताओ। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, n=4 या n=3? सिंपल सी बात है, n=4 है, तो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये बना लेगा 3d5। समझ गए, समझ गए? अरे बोलो जल्दी, जल्दी करो, सुबह पनवेल भी निकलना है। अगर मुझे Mn+5 तक ले जाना हो तो फिर हाँ, फिर देखो, पहले दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेंगे और फिर अगले तीन इलेक्ट्रॉन डी में से निकालेंगे, वो बात सही है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैग्नीज जो है ना, +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, यानी ये +7 भी दिखा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा सकता। Mn+7 पे आर्गन 18 बनेगा। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, वैसे तो ये भी स्टेबल ही है क्योंकि D5 मतलब हाफ फिल्ड तो हो गया ना, हाफ फिल्ड भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। लेकिन ये स्टिल क्या करता है, ये उसको भी हटा देगा और क्या बना लेगा, फुल्ली स्टेबल, मतलब पूरा आर्गन 18 पे पहुंच जाएगा +7 करके। हाँ, समझ पा रहे हो, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अब हमारे कॉपर भाई साहब की बात करें, कॉपर क्या कर सकता है, +2 पे कितना दिखाएगा ये बताओ। कॉपर की अभी अभी हमने देखी थी, क्या होती है, 4s1 3d10। तो ये क्या बना लेगा, आर्गन 18। आर्गन 18 होता था इसका क्या, 4s1 3d10, 4s में बचा 0 और 3d10 में से गया 3d9। तो कॉपर +2 पे इतना दिखा रहा है। कॉपर +1 का बताओ, कॉपर +1 का बताओ। तो आर्गन 18, 4s0 3d10। तो यहाँ पर भी जो 4s1 3d10 लिखते थे, तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला वो 4s में से निकाला। 4s0 को लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको, आर्गन 18, आर्गन 18 3d10। यहाँ पर भी लिखने की जरूरत नहीं है 4s0 को, ये तो मैं आपको समझा रहा था कि 4s में से निकला है। ठीक है ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आर्गन 18 3d9, आर्गन 18 3d10। ये हो गया समझने वाला केस। अब एनायन के केस में क्या होता है, देखो एनायन का केस देख लेते हैं एक बार। एनायन के केस में होता है इलेक्ट्रॉन एड, जैसे क्लोरीन की वैसे क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 वो 3p5, 17 है ना, ठीक है, 17 पे खतरा। तो खतरा हो रहा था इसको, ये 17 पे खतरा था इसको, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 18 कर लिए। एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, 17 पे खतरा था, पर एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया क्योंकि इसको 18 करके अपने आप को स्टेबल करना था, अपने आप को स्टेबल करना था। और स्टेबल कैसे करता, जब एक इलेक्ट्रॉन लेता, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 3p6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, ऐसे देखो। बोलो हो गया कि नहीं हो गया 3p6। अब जैसे ही इसने 3p6 बनाया, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, क्यों, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसमें। तो एनायंस इस टाइप से अपने आप को स्टेबल करते हैं। ऑक्सीजन का भी आप देख सकते हो, O2-2 का। ऑक्सीजन का वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन 8 का 1s2 2s2 2p4। तो अब देखो, यहाँ पर लिखा है 1s2 2s2 2p4। अब इसको नियॉन बनने के लिए यानी कि 10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए क्या करना होगा, दो इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। क्या करना होगा, दो इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन -2 यानी दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा 1s2 2s2 2p6। क्या ये स्टेबल है, हाँ बिल्कुल स्टेबल है, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना, नियॉन 10 बस। तो यही तो करना था, और क्या करना था, बताओ, ये कोई मुश्किल चीज है, इससे आसान चीज तो कोई होगी ही नहीं। मुझे तो लगता है इस चैप्टर का सबसे इजी पार्ट आज का था,
जो लास्ट का था। यानी ये शुरू जब होता है तो थोड़ा सा आपको लगता है, नहीं शुरू में भी जो आपने मॉडल्स पढ़े थे वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे। शुरू में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखी जाती है, लास्ट में रखी जाती है। तो आपका फर्स्ट और लास्ट लेक्चर सबसे इजी था, आप ये मान के चलो, पहला और 9वां लेक्चर। अब बीच में क्या था, बम्बारमेंट हुई, बीच में क्वेश्चंस की बम्बारमेंट होती गई। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस जो है ना ज्यादातर इनमें से नहीं, वही बीच वाले पार्ट में से आते हैं। जैसे रेडबर्ग कांस्टेंट पे आएंगे, जैसे वेवलेंथ निकालने के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी डायग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं, बोर रेडियस पे क्वेश्चंस आते हैं, उस पे ज्यादा आते हैं। क्वांटम नंबर पे सबसे ज्यादा, क्वांटम नंबर पे क्वेश्चंस आते हैं, उस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली में। तो ये बात आप मान के चलो कि देखो जो मुश्किल है उस पे क्वेश्चंस भी तो ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको क्या है, क्वेश्चंस भी तो करने हैं, आपको क्या है, नंबर भी तो चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। तो एक बार इसको चेक करो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है ना इतने इजी सिंपल से टॉपिक में से, तो इसी टाइप का आ सकता है बस। क्योंकि सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको नहीं देगा, ये मान के चलो। क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये मुझसे पूछना चाह रहा है कि इनमें से किस पेयर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो क्या करो, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, फिर चेक कर लो। तो देखो इसमें सी आर क्रोमियम 3+ दिया है एक, तो एक दिया है मुझे Fe+3, और एक दिया है Mn+2, और कुछ भी दिया है क्या, कोबाल्ट भी तो दिया है, कोबाल्ट 3+। ये देखो सामने 3+ लिखा है, इसका मतलब यही है, इसका चार्ज है कोबाल्ट 3+ और स्कैंडियम 3+। ये 5 ही दिया है ना, बाकी चेक कर लो कुछ और तो नहीं छूटा हमारा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन पांचों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाल निकाल के चेक करूंगा। जिसकी भी मैच कर जाएगी वो मेरे आंसर्स हो जाएंगे, वो मेरे आंसर्स होंगे। जैसे पहली निकालेंगे क्रोमियम 3+ की, क्या होती है, आर्गन 18। 18 तक तो यहाँ हो गया। क्रोमियम में होते हैं 24, क्रोमियम में 24, तीन गए, कितने बचे, 21। तो 3 इलेक्ट्रॉन और लगाने हैं। और किस में लगाने हैं, 4s वाले तो चले गए, थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन निकालने थे ना। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s में से गए, मतलब 4s में तो 1 ही आता है इसमें, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 लिखते हैं ना। हाँ, तो एक उसमें से गया, दो इसमें से गए, कितने बचे, 3d3। या ऐसे भी देख लो, 18+3 21। 4s वाले गायब करने ही थे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल थी, वैसे भी गायब करने होते। ये तो वैसे हमारा एक्सेप्शन होता है, नहीं भी होता तो भी हम 4s में से ही निकालते। तो दोनों केसेस में यही बननी थी। अगला देखो Fe3+, Fe3+ की होती है आर्गन 18, 4s2 3d6, ये होती है Fe की। अब Fe+3 की लिखनी है तो 4s2 में से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, और 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो कितना बचेगा, 3d5 बचेगा बस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आती है, चाहे तो आप देख लो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से, आउटर मोस्ट शेल में से निकालोगे, तो यहाँ पर 3d5 बचेगा ना। जिसको नहीं समझ आ रहा वो ऐसे देखो, आर्गन 18, 4s2 3d6, ये थी Fe की। अब मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 यहां से निकलेंगे और एक यहां से निकलेगा, तो Fe+3 की यही होगी ना। 4s तो 0 हो गया, 3d5, बस यही तो करना था। यही तो मैंने बताया बस, और क्या बताया। ऐसी Mn+2 का देखो, तो इसमें होता है आर्गन 18, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई थी इसकी। क्या होगा, 4s में से दोनों चले जाएंगे और यहाँ 3d5 बचेगा, बस यही तो बताया था। वैसे भी चेक कर लो, 25 होता है ना इसका, इसका 25 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले 23। यहाँ देखो 18+5 23 ही हो गए। बोलो समझ आया कि नहीं। अब कोबाल्ट की देखो 27 होती है, तो यहाँ लिखूंगा मैं आर्गन 18, और ये वैसे लिखते हैं कोबाल्ट की 4s2 3d7।
तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 निकलेंगे 4s में से और एक निकलेगा d में से। क्या आएगा? 3d6 आएगा। स्कैंडियम की देखो ऐसी 21 होती है, ये तो मैंने बताई दिया। आर्गन 18 ही हो जाएगा। आर्गन 18 ही हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, 18 बचे तो 18 के 18 वही। ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही +3 पे दिखाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखो कौन से दो सिमिलर है, इसमें कौन से दो मेरे सिमिलर है, ये बताओ। क्या ये किसी से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये किसी से मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। ये देखो आर्गन 18 3d5, आर्गन 18 3d5, ये दोनों मैच कर रहे हैं। और कोई मैच कर रहा है? d6 आर्गन 18, नहीं नहीं नहीं, तो बस ये दो ही होगा। तो यानी मेरा Fe+3 और Mn+2 ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो जिस भी ऑप्शन में ये होंगे वो मेरा आंसर होगा। ये रे सेकंड में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार चेक करेंगे सब इसको। नेक्स्ट पे बढ़े। अब ये वाला क्वेश्चन तो और भी आसान है। ये तो बिल्कुल ही मतलब मामूली सा, एकदम बकवास क्वेश्चन। मतलब बकवास का मतलब ये कि मतलब देखते ही हो जाए। बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही तो बताने हैं। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना आपको याद भी होगा इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, कॉन्फ़िगरेशन से ही। जैसे इसके सॉल्यूशन में मैं पहले लिखूंगा फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस का होता है 15। ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज समझ आ गई। लास्ट में क्या है? 3p3। यहां तक तो स्टेबल थी 3s2 तक। 3p3 पे देखूंगा तो ये हाफ फिल्ड है। ये क्या है? हाफ फिल्ड है। 3p का बनाऊं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ लिख दो n = 3। n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखो एक बार। सिलिकॉन 14, इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 3p का बनाओ। दो ही भर पाए ना, तो यहाँ पर कितने होंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसी सी क्रोमियम का 24, इसका एक्सेप्शन होता था। क्या होता था? पूरा नहीं लिखूंगा, आर्गन करके लिखूंगा। आर्गन 18 4s1 3d5, हाफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनती थी इसकी, सबको याद ही होगा। ये डी शेल हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, 3d5 का ऐसे ही लिखेंगे। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। देखने से भी पता चल रहा है। पेरस का देखो 26, इसकी होगी आर्गन 18 4s2 3d6। 4s2 3d6 यही होगा ना। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ। यही होगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यही हुआ। इसको हटा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा अब ठीक लग रहा है। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड कितने होंगे? ये तो पेयर्ड हो गया, ये अनपेयर्ड है। 1 2 3 4, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, समझ पा रहे हो? लास्ट है ई क्रिप्टन। इसको तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, 36 होता है इसका वैसे। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, इनर्ट गैस है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आर्गन 18 से लेते हैं। आर्गन 18 4s2
3d10 कितने हो गए, 30 हो गया। आगे क्या आएगा, 4p, 4p6, 4p6। तो ये तो बिल्कुल ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 4p6 मतलब। बताओ, क्लियर हो गया? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू 0। चेक कर लो एक बार, अच्छे से चेक कर लो, एकदम अच्छे से। वैसे तो इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होगी ही नहीं इतने आसान क्वेश्चन में, और होनी भी नहीं चाहिए। इसमें करना ही क्या था बस। तो देखा आपने कितना आसान था। ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, बस यही करना था। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब हर एक एटम का आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको उसको चेक करना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। उसी से आपको आइडिया लगेगा कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। ठीक है ना? तो इसी के साथ ये खत्म होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके बाद हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसको हमने अच्छे से समझा। उसके बाद हमने देखा स्टेबिलिटी वाला काम, यानी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये हमने सीख लिया। सिमेट्री और एनर्जी एक्सचेंज की वजह से होते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस लिखनी सीखी और कुछ क्वेश्चंस किए। ये जो क्वेश्चंस किए हैं और इससे ज्यादा मैंने जो आपको खुद से जो एग्जांपल्स बताए, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सभी को एकदम ऐसे कंठस्थ करना है ना, जैसे संस्कृत के श्लोक याद किए जाते हैं ना। पंडित कभी भी आते हैं ना घरों पे, आप देखते होगे कि जो पूजा क्रियाक्रम होता है तो उसमें वो क्या करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। उसमें वो श्लोक्स पढ़ते हैं कुछ, और श्लोक्स जब वो पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि उनको सब कुछ एकदम कंठस्थ होता है एक एक श्लोक। तो वैसे ही आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये जब आप एक एक करके लिखते चलोगे, आपको ऐसे याद हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। और जिस दिन ये चीज हो गया ना, केमिस्ट्री को आपने जिस दिन फील करना स्टार्ट कर दिया, आप ये देखोगे ये सब्जेक्ट आपको बहुत कुछ देगा। आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, आपको जेई में सिलेक्शन चाहिए, आपको क्लास 11th या 12th में भी अच्छे मार्क्स चाहिए, ये सब्जेक्ट आपको देगा। तो केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट सिंपली। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिंपली सब जानते हैं, सबको पता है कि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है, सिंपल। और क्या करना है ना? तो ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ट्यून विद अस।